हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद भरोसेमंद यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के टिक पर। दोस्तों, आज से जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसका आज हमारा जो है दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी के बारे में जाना था। उसके बाद सामान्य जानकारी में हमने देखा था भारत के नाम कितने हैं, भारत को कितने नामों से जाना जाता है, वो नाम कैसे पड़े, है ना। उसके बाद हमने देखा था भारत का क्षेत्रफल, उसके में हमने देखा था जनसंख्या भी, वो देश कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े 7 बड़े देश हैं, जनसंख्या के हिसाब से कौन कौन से बड़े देश हैं 7, सारी चीज़ें हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। तो जो कोई अभी तक फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको पहले देख लें, ताकि वहीं से एकदम जीरो से मैं शुरू किया था जियोग्राफी, तो वहाँ से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत कुछ नहीं पड़ने वाली, सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी विथ मैप। ठीक है, मैप आपको याद आना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। अगर आपको से मैप बनने लगा तो मानो कि जियोग्राफी आपसे पूरा का पूरा बन रही है। तो चलिए, आज के जो हम लेक्चर में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे लेक्चर में, उसमें देखेंगे भारत की स्थिति क्या है और अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में भी जानेंगे कुछ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तुरंत कर दीजिए। जितना भी हो सके उतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और वीडियो पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। अगर एक भी सोचो को बढ़ा बढ़ा के देख लिया जाए तो मानो आपके एक भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो बराबर देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज की लेक्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसमें, भारत के अवस्थित या स्थिति में। तो भारत की अगर हम बात करें अवस्थित या स्थिति के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत की जो स्थिति है तो क्या है, दक्षिण एशिया में, सबको पता है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से सबको पता है कि भारत जो स्थित है तो दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, लिख लीजिएगा, दक्षिण एशिया में स्थित के मध्य स्थित है। प्रश्न पूछ आएगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। अब ये दक्षिण एशिया है कहाँ, ये एशिया कहाँ है भाई, पहले तो देख लिया जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ है, तब आपके समझ में आएगा। तो ये आपको जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन में मैप, ये एशिया महाद्वीप का मैप है, जिसमें हमने बताया आपको दक्षिण एशिया में है। तो आपको दिशा का अगर ज्ञान होगा तो आप देख लीजिए कि ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, उत्तर के जस्ट नीचे क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या है, पश्चिम। तो हमने बताया जो हमारा भारत है वो एशिया के कहाँ स्थित है, दक्षिण के मध्य स्थित है। तो ये देखिए दक्षिण के मध्य स्थित है, ये भी पूरा भाग क्या है, दक्षिण ही है। दक्षिण के क्या है, बीचों बीच मध्य में स्थित है हमारा भारत महान। ठीक, अब आ गया समझ में कि भारत कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य स्थित। ठीक, अब चले हम कुछ चीज और जानते हैं। अगर प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि भारत किस दिशा में है, ये तो आप बता दिए कि दक्षिण एशिया में स्थित है। किस दिशा में है भाई भारत, उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है, कहाँ है, आता है मन में प्रश्न। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या, कहां पे स्थित है हमारा भारत महान। अब आपको हमारे ख्याल से आता सबको है, दिशा का ज्ञान सबको है, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक से बता रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ऊपर होगा क्या, उत्तर इधर होगा, उत्तर की इधर होगा कि इधर होगा, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस हम प्लस का चिन्ह बना दिए बस, है ना। तो हम आपको बताते हैं उसे क्या होता है, ऊपर होता है, उसे ऊपर,
ऊ से क्या हुआ ऊपर, तो ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो हमें पता होगा कि ऊपर क्या होगा उत्तर ही होगा, तो ये हमने लिख दिया क्या उत्तर। ठीक, अब जब हमें उत्तर पता ही चल गया तो हमें पता चल गया कि उत्तर के नीचे क्या होता है, दक्षिण तो होता ही है, तो लिख दो भैया दक्षिण। ठीक, जब ये दोनों पता चल गया तो पता चल गया हमें क्या पूरब पश्चिम, तो इधर कर दिए हमने पूरब और इधर हमने कर दिया क्या पश्चिम। ठीक, हो गई दिशाएं, चारों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। यहां तक किसी को कोई समस्या हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब हमारा मुद्दा आता है कि भैया हम क्या बात करने वाले, कहाँ स्थित है हमारा भारत, तो हमारा भारत यहां पे स्थित है। कहां पे स्थित है, यहां पे स्थित है भारत महान, यहां पे। तो ये देखिए ना तो पूरब में आ रहा, ना तो उत्तर में आ रहा, ना दक्षिण में आ रहा, ना पश्चिम में आ रहा, तो ये दिशा में, ये तो भाई बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है, तो हमें आप लोगों को पता होगा कि ये दिशा कौन सी होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग लिखते कुछ नहीं, तो जरूर लिख के बताएं कि ये दिशा कौन सी होगी। तो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। इस दिशा को क्या किस नाम से जानते हैं हम, उत्तर और पूर्व। तो हमारा भारत किस दिशा में स्थित है, उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है, बन जाएगा, लिखते चलिएगा, सारी चीजें आप लोग लिखते चलें, पेन और कॉपी जरूर पास में रखें, है ना। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर और पूर्व में स्थित है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा समान जानकारी के विषय में, ग्लोब की समान जानकारी। वैसे इंडिया की भी हमारी क्या चले, इंडियन ज्योग्राफी की समान जानकारी ही चल रहे, तो हम थोड़ा सा क्या जानेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब जैसा कि आप सब लोग देखते आए होंगे स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह, कोचिंग में, हर जगह ग्लोब। लेकिन आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो ग्लोब है तो इसे बनाया किसने था, भाई जानना जरूरी है कि किसके द्वारा ही बनाया गया था। कुछ भी चीज है किसी न किसी व्यक्ति के ही द्वारा बनाया जाता है, आपको पता है। तो ये ग्लोब भी किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, जरूर आप लोग लिख लीजिए, इस चीज को पूछ सकता है एग्जाम में। किसके द्वारा, जर्मनी के मार्टिन बेहेम के द्वारा, मार्टिन बेहेम के द्वारा ये बनाया गया था। कहाँ के थे ये, जर्मनी के थे। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, किसके द्वारा बनाया गया था, जर्मनी के मार्टिन बेहेम के द्वारा ये चीज बनाई गई थी। क्या, ग्लोब बनाया गया था। ठीक है, अब ये ग्लोब होता क्या है, अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि ये भैया ग्लोब होता क्या है। ये चीज तो हमने बता दिया कि क्या है, मार्टिन बेहेम के द्वारा बनाया गया था। तो ये बेहेम के द्वारा बनाया तो गया था, लेकिन ये है क्या, तो ये क्या है, ये एक पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप है, पृथ्वी का नमूना है, कुछ भी कह सकते हो। पृथ्वी का ये प्रतिरूप होता है। क्या होता है, पृथ्वी का ये क्या है, एक प्रतिरूप है। इसका यूज पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ग्लोब का यूज किसके लिए किया जाता है, पृथ्वी के अध्ययन के लिए। इसे हम पृथ्वी ही मानते हैं। ये पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप है, एक नमूना है, जो कि किसके द्वारा निर्माण किया गया था, इसका जर्मनी के बेहेम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा। इसी में, इस ग्लोब में दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। वो कौन कौन सी हैं दो काल्पनिक रेखाएं, आपको मैं बताता हूं। तो दो काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी है, अक्षांश और देशांतर। क्या है, अक्षांश और देशांतर, जो कि आपके सामने लिखा है। पहला लिखा है अक्षांश, दूसरा लिखा है देशांतर।
ये उसी ग्लोब के अंदर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अब हम आपको बताते हैं एक एक करके कि ये अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अक्षांश और देशांतर आपको बताते हैं। तो ये हमारा ये क्या है, पृथ्वी है। आपको जैसा कि दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है। हमने बताया इस ग्लोब में दो प्रकार की क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लिखते चलिएगा, दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी, अक्षांश और देशांतर। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अक्षांश की। किसकी बात करने वाले हैं, अक्षांश की। अक्षांश की हम बात करते हैं तो आपको शायद ये एक रेखा दिखाई देती होगी, जो कि 0 डिग्री अक्षांश से खींची जाती है। कहां से, 0 डिग्री अक्षांश से खींची जाती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से इस रेखा को जाना जाता है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश से खींची जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। प्रश्न पूछे कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो कौन सी है, भूमध्य रेखा। याद रखिएगा आप लोग। अब हमारा मुद्दा आता है कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, समझिए। अक्षांश रेखा हमने बताया क्या होती है कि भूमध्य रेखा के, ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा। क्या बताया हमने, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा। ये देखो समानांतर खींची जा रही है, समानांतर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। या हम इसी को क्या कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम में, कहां से, पूरब से पश्चिम में खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि अक्षांश रेखा की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली या पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। या आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि पड़ी वाली लाइनें क्या कहलाती हैं, पड़ी वाली लाइनें क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है। बस ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को किस नाम से जानते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा के 0 डिग्री के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री से, क्या बताया हमने, 23.5 डिग्री से एक रेखा खींची जाती है, जिसका नाम ये आपको दिखाई देती होगी, ये रेखा जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग या उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री से एक रेखा खींची, अक्षांश रेखा खींची जाती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, उसी प्रकार उतना ही 23.5 डिग्री हम नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री, जैसा कि आपको ये रेखा दिखाई दे रही होगी, ये रेखा जिसका नाम है 23.5 डिग्री में ही खींची जाती है, जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक, तो उत्तर की अगर बात करेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखा क्या नाम क्या है, कर्क रेखा।
और दक्षिणी में अगर बात की जाएगी तो कौन सी है, मकर रेखा, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न हमारा आता है, ये तो सारी चीजें हो गई, ठीक। अगला हमारा प्रश्न आता है भैया कि कब पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है आप बताइए। 21 जून को। कब? 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। प्रश्न आएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है? 21 जून को होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? तो क्यों का रीजन है आपका कि क्यों होता है कि सूर्य, ये जो क्या है, सूर्य है, सूर्य की सीधी किरणें किसमें पड़ती हैं? कर्क रेखा में पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कर्क रेखा में पड़ती हैं, जिसके कारण, लिखते चलिएगा, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। उसी का अपोजिट, उस समय जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, किरणें पड़ती हैं, तो वहां जब बड़ा होता है तो दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और रात बड़ी होगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी में कब समान दिन होता है? यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध का समान होता है, तो कब होगा? उसके लिए हम आपको बताते हैं कब होगा जी। 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को क्या होगा? दिन समान होगा। क्यों होगा 22 सितंबर? लिख लीजिएगा। कब? 22 सितंबर को क्या होगा? पृथ्वी पे दिन और रात समान होंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की जो ये किरणें हैं ये सीधा कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा में। और जब भूमध्य रेखा में पड़ती हैं तो हमने आपको बताया भूमध्य रेखा में जब पड़ेंगी, क्योंकि वो तो बीचों सेंटर में ही है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होंगी? समान होंगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात आती है कि भैया तो फिर सबसे दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो आप वहां तक बताए, अब बात आती है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। लिख लीजिए आप, कब होगा? 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को क्यों होगा? क्योंकि वो सूर्य कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, और यहां पे सीधी किरणें किस में पड़ रही हैं? मकर रेखा में। और जब मकर रेखा में सीधी किरणें पड़ेंगी सूर्य की, तो क्या होगा? दिन यहां पे बड़ा होगा। और जस्ट इसी का अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में होगा, वहां पे क्या होगा? दिन छोटा, रात बड़ी होंगी। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए। अब फिर मानसून वापस जाता है, और वापस जाता है और कहां पहुंचता है? भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा में पहुंचता है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? भूमध्य रेखा में जब पहुंचता है तो फिर क्या होता है? दिन और रात समान होती है पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको सब समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं अक्षांश रेखा में कि जो ये हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी रेखाएं खींची गई? 90 रेखाएं हैं। उसी प्रकार नीचे की अगर बात की जाए तो नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। 180
लेकिन भूमध्य रेखा को भी मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 181। यहां पे प्रश्न कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। अगर ऑप्शन में आपको 180 दिया है, 181 नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? 180 वाले ऑप्शन को सही करना है। अगर 180 नहीं दिया है, 181 बस दिया है, तो आपको 181 वाले ऑप्शन को सही करना है। अगर तीसरी बात क्या है? अगर दोनों दे देता है, 180 और 181 दोनों, तो हमें कौन सा करना है? 181 वाले में सही टिक करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं और आगे हमारी कहानी पहुंचती है कहां पे कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी के अंतराल में खींची जाती हैं? 1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती है, याद रखिए। इनकी दूरी क्या होती है? समान होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर लिखिएगा। इनकी दूरी क्या होती है? समान होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं का यूज क्या है? तो अक्षांश रेखाओं का यूज है पृथ्वी का टेम्परेचर नापने के लिए, या और जलवायु का अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? अक्षांश रेखा का। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखा ये पूरा एक क्या बनाती है? वृत्त बनाती है। तो इतना रहेगा क्या? अक्षांश रेखा के लिए काफी है। अब हम बात करते हैं किसकी? देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो देशांतर रेखा की परिभाषा लिखिएगा पहले, डिफिनीशन। तो क्या होगी? ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है हमारा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा लिखिएगा। ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। या उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, सॉरी, देशांतर रेखा। ध्रुव को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा, उत्तर से पूर्व में खींची गई रेखा देशांतर रेखा। कुछ भी आप याद रख सकते हैं। खड़ी वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? सारी की सारी खड़ी वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा, सॉरी, देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। कुछ भी आप याद रख सकते हैं। अब ये भी पृथ्वी को क्या की? 2 भागों में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो इसके इधर वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इसके इधर वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। लिख लीजिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि भैया हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगला प्रश्न बनेगा कि भारत जो हमारा है तो किस गोलार्ध में है? तो किस गोलार्ध में है उसके लिए यहां से आपको प्रश्न बनेगा। तो हमने बताया क्या है? इस रेखा को 0 डिग्री से खींची जाती है। इस रेखा का नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा या प्रधान या मनोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। देशांतर रेखा 0 डिग्री से खींची जाती है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। अब बात आती है हमारी, हमने आपको बताया था कि एक रेखा जो खींचे थे हम, अक्षांश रेखा, वो भी क्या की थी? 0 डिग्री से थी। इसका नाम भूमध्य रेखा था। ठीक है, यह भी पृथ्वी को उत्तरी और इधर क्या था? उत्तरी गोलार्ध, और इधर क्या था? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऐसा ही था। तो हमारा भारत हमने आपको शुरू में ही बताया कहां पे स्थित था? यहां पे स्थित था। ठीक है, तो ये कौन से गोलार्ध में है? तो हमारा आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। याद रखिएगा, भारत कहां स्थित है?
उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा क्या, भारत। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा में थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अक्षांश देशांतर रेखा जो है तो उसके इधर कितनी होती है, रेखाएं कितनी होती हैं, 180 रेखा, और इधर कितनी होती हैं, 180 रेखा। यही दोनों को मिला के कितनी हो गई, 360 रेखा यहाँ पे होती है देशांतर रेखा। ठीक है, अब इनका जो काम है, किनका, अक्षांश रेखाओं की कुल रेखाएं कितनी होती है, याद रखें 360। अब इनका यूज किस लिए किया जाता है, तो समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा का यूज किया जाता है। अक्षांश का किसके लिए, जलवायु का अध्ययन या टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, इसका समय ज्ञात के लिए। एक देशांतर रेखा का जो अंत समय लगता है दूसरी एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में, तो कितने का लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। तो जब अब हमें निकालना है कि समय, हमने बताया क्या, समय ज्ञात करने के लिए काम आती है। जब समय ज्ञात करो तो हमें प्रूफ भी चाहिए भैया, कि सर बता तो दिए कि समय ज्ञात करने के लिए, कैसे समय ज्ञात करने के लिए होगा। तो हमने क्या कहा कि इनकी कुल संख्या कितनी है, 360 है, और एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो वही चीज हमें करना है, क्या, 360 में 360 इंटू 4 कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1440 के लगभग आता है। आप करके देखिएगा, जब 1440 आता है तो हम इसको क्या करेंगे, घंटे में कम ट्रांसफर करें, तो घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 घंटे लगभग आता है। तो एक दिन में आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं, रात और दिन को मिला के 24 घंटे होते हैं। ठीक, देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं, याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं, गोरे कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, वो क्या करती हैं, अक्षांश रेखाएं पूरा वृत्त बनाती हैं, और ये क्या करती है, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी क्या, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जो हमारे चैनल में न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन और नए लेक्चर के साथ।